ये बात है आज से करीब 200 साल पहले की। राजस्थान के जैसलमेर से तकरीबन 18 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद कुलधरा नाम के गांव के सरपंच उनके आसपास के 84 गांव के सरपंचों को यानी कि मुखियाओं को बुलाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक ही रात में होता है। ये समस्त लोग पालीवाल के नाम से जाने जाने वाली ब्राह्मण जाति के थे और इन ब्राह्मणों पर आज रात अचानक ही एक तूफान आन खड़ा हुआ है और इस तूफान का सामना करने के लिए इन 85 गांवों के मुखिया और सभी ब्राह्मण एक बहुत ही कठोर निर्णय लेते हैं और निर्णय का तुरंत पालन किया जाता है क्योंकि राह देखने के लिए समय नहीं था। कुछ ही दिनों में कुलधरा गांव के ऊपर आफत आने वाली थी और इसके साथ ही वहां पर करीब 550 साल पहले कुलधरा के साथ पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाए और 84 गांवों पर भी मुसीबत के पहाड़ टूटने वाले थे। इनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय ये कि वो अपना बसाया हुआ वतन छोड़ के हमेशा के लिए चले जाए। 85 गांव के मुखियाओं ने लिए हुए निर्णय का अमल किया गया। सभी लोग कुलधरा में इकट्ठा हुए और उनकी कुल देवी माता रुक्ष्मणी के मंदिर के दर्शन किए और पालीवाल वासियों की सुरक्षा के आशीर्वाद मांगे। सावन मास की पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खूबसूरत लगने वाला ये गांव कुलधरा छोटा सा गांव नहीं लेकिन एक कस्बा लग रहा था। सब इकट्ठा हुए तब शाम तक तो इस गांव में चहल पहल थी, लेकिन पता नहीं अचानक रात को क्या हुआ कि सुबह तक पूरा गांव वीरान हो गया था। चारों ओर निर्जनता पथरी हुई थी। एक ही रात में पूरा गांव और उसके आसपास के लोग भी सारा गांव खाली कर कर कहीं चले गए थे। कौन सी दिशा में गए और आखिरकार कहां जाकर बसे, इस बात का पता किसी को नहीं है। ये बात आज भी एक रहस्य है। विक्रम संवत के अनुसार सावन मास की उस पूर्णिमा का दिन शुक्रवार था। तारीख थी 29 जुलाई साल 1825। करीब 200 साल पहले ये घटना जब हुई तब पालीवाल थर के रेगिस्तान में एक अज्ञात और अनजान गांव था। आज की तरह पक्की सड़कें नहीं थी, बीच रेगिस्तान से ही रास्ते जाते थे, वो भी मिट्टी वाले। 15-20 किलोमीटर दूर जाना हो तो लोग चल के या बैलगाड़ी लेकर चले जाते थे, लेकिन 50-100 किलोमीटर दूर जाना हो तो लगता था किसी और दुनिया में आ गए। ऊपर से राजस्थान की रेत, गर्म धरती और सूरज का ताप किसी को भी जला दे। ये मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अभी अभी नई नई ही आई थी और बस 4 साल पहले ही जैसलमेर तक उसका विस्तार फैला था। तब जैसलमेर के महारावल यानी कि महाराजा गज सिंह ने जैसलमेर राज्य को ब्रिटिश रक्षण मिल सके उसकी संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब इस माहौल में 29 जुलाई साल 1825 की उस पूर्णिमा की रात कुछ घंटों में जो कुछ भी घटित हुआ उसका पूरा इतिहास एक रहस्यमयी कवच में बंद है और आज करीब 200 साल बाद भी कुलधरा लोगों के मानस चित्त को सम्मोहन करने वाला एक चर्चा का विषय है। और ये बहुत ही बड़ा रहस्यमय विषय रसप्रद इसलिए भी है क्योंकि कुलधरा में करीब 410 और उसके आसपास के गांव में करीब 210 मकानों में से कई सारे घर आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है और ये खंडहर सालों पहले यहाँ पर बसे गांव की और कुलधरा के इतिहास की चीख चीख कर गवाही देते हैं। आज के युग में भी कई लोग कुलधरा को एक भूतिया गांव यानी कि घोस्ट सिटी मानते हैं और खास कर हिंदी न्यूज चैनलों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। मालती रामचंद्र नाम की एक लेखिका ने तो 280 पेज की द लेजेंड ऑफ कुलधरा नाम की एक पूरी नॉवेल भी लिखी है और ये नॉवेल अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी एक बहुत बड़े साहित्य के रूप में उभरी है जो बेस्ट सेलर भी हुई है। हालांकि रियलिटी, इस जगह की वास्तविकता एक अलग बात है, फिर भी कुलधरा का ये विषय कभी भी लुप्त होने वाला नहीं है क्योंकि कई तरह की अफवाहें और मनगढ़ंत बातों ने इस विषय को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा है। एक मान्यता के अनुसार कुलधरा के ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने से पहले उस गांव को श्रापित जाहिर किया था और एक मान्यता के अनुसार कुलधरा गांव भूत प्रेतों का और आत्माओं का गढ़ बन चुका है। रात्रि में इस जगह पर कोई भी आवास नहीं कर सकता है। हालांकि दिन की बात अलग है, दिन में यहाँ पर पर्यटक आते हैं लेकिन यहाँ पर रात कोई नहीं रुक सकता।
निर्माता और अभिनेता सुनील दत्त ने साल 1971 में अपनी रेशमा और शेरा फिल्म की शूटिंग कुलधरा में ही दिन के दौरान की थी। हालांकि इस फिल्म को साल 1972 में 2 नेशनल अवार्ड मिले और इस फिल्म को बाद में इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी मिली। ऐसी कई सारी चीजों की वजह से ये लोकेशन प्रसिद्धि में आया और ये प्रसिद्धि वहां से अचानक लुप्त हो चुके पालीवाल ब्राह्मण और उनकी जगह पड़ाव डाले हुए भूत प्रेतों के आभारी थी। कुलधरा की प्रसिद्धि को टॉप गियर में लाने वाला किस्सा साल 2010 में बना। इंडिया में एक बहुत ही ख्यातनाम व्यक्ति थे जो सुपर नेचुरल पावर पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी कही जाने वाली एक संस्था की भी स्थापना की थी। इनका नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी ने और उनके साथियों ने कई गोस्ट और हंटेड प्लेस की मुलाकात ली है और उन्होंने कुलधरा की विजिट अपने 30 साथियों के साथ की थी। हालांकि मैंने पहले भी बताया, कुलधरा में रात वास करने पर प्रतिबंध है। दिन में तो यहाँ वहाँ कोई भटक सकता है, लेकिन रात में किसी भी इंसान को वहां पर जाने पर खतरा ही खतरा है। लेकिन गौरव तिवारी और उनके साथी तो इस खतरे को मोड़ लेना चाहते थे। वो तो भूतों का साक्षात्कार करना चाहते थे और इसलिए उनकी 30 लोगों की टीम में से 12 लोगों ने वहां पर रात्रि के समय रुकने का निर्णय किया और बाकी के लोगों ने कुलधरा की विस्तार के बाहर कैंप लगाया। अब 12 लोग वहां पर रात रुके और सुबह कैंप पर वापस भी गए और वो अपने साथ एक शॉकिंग खबर भी लेके गए। उन्होंने बताया कि उन्हें रात में कई लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई दी और कुछ लोग चल रहे हो ऐसे उनके कदमों की आहट भी सुनाई दी। और जब गौरव तिवारी ने ये बात लोगों के सामने की तो वहमी और विचार सुनने लोगों ने इस डर को और ज्यादा पुख्ता कर दिया और कुलधरा और ज्यादा फेमस हुआ। इसके बाद 7 जुलाई साल 2016 के दिन दिल्ली में स्थित द्वारका विस्तार में गौरव तिवारी का रहस्यमयी हालातों में अवसान हुआ। अब इसके बाद तो कुलधरा देखने लायक स्थान बन चुका था। रात्रि में वहां कोई रुकता नहीं था, लेकिन दिन पर सैलानी आते थे और इस मौके को राजस्थान सरकार ने भी झड़प लिया। साल 2015 में राजस्थान सरकार ने कुलधरा के आसपास कुछ जरूरी चीजों का निर्माण करवाया, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई और कुलधरा को एक पर्यटक स्थल बना दिया। अब चलिए दोस्तों, हम फिर से हमारे विषय पर आते हैं और जानते हैं कि जुलाई साल 1925 की उस पूर्णिमा की रात एक्चुअली कुलधरा में क्या हुआ था। तो दोस्तों, करीब 200 सालों पहले वहां पर क्या हुआ था इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं, कई सारी कही सुनाई बातें हैं और इन सब के बाद एक ऑथेंटिक साइंटिफिक रिसर्च भी है। इन सभी की चर्चा आज आपके सामने करेंगे और सारी चीजें आपके सामने उजागर करेंगे, लेकिन इन कहानियों को अपने दिमाग के दरवाजों को खुला रखकर सुनिएगा। अब दोस्तों, अगर हम इस किस्से की जड़ तक जाए तो 200 साल पहले एग्जैक्टली कुलधरा नाम के इस गांव में रात्रि के दरमियान क्या हुआ था, इस घटनाक्रम की कहीं पर भी लिखित नोंद मौजूद नहीं है और इस घटना की तीसरी या चौथी पीढ़ी के जानकार भी अब तो मौजूद नहीं है। हालांकि कुलधरा का और पालीवाल ब्राह्मणों का लिखित में इतिहास में स्पष्ट वर्णन मिलता है। पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास की बात करें तो ये लोग प्रॉपरली पाली के थे। राजस्थान में आज पाली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के पालीवाल लोग ब्राह्मण होने के बावजूद भी व्यापार में उनकी सख्त पकड़ थी। सालों पहले ये लोग अफ्रीका, यूरोप और कई सारे और देशों के साथ भी व्यापार करते थे और जितने भी पालीवाल थे, यानी कि हर एक प्रत्येक पालीवाल पैसे वाले और संपत्ति वाले थे और इन्हीं के कारण पाली व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब दोस्तों, सदियों से ये व्यापारी कौम सुकून से पाली के आसपास अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, लेकिन इन ब्राह्मणों के बुरे दिन शुरू हुए साल 1290 से, जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश हुकूमत चला रहा था और इस वंश के उस समय के तत्कालिक शासक मुइजुद्दीन कैकोबाद को उनके ही सेनापति जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने धोखे से मार दिया था। खिलजी ने तो मुइजुद्दीन के 12 साल के लड़के को भी नहीं छोड़ा, उसका भी सिर विच्छेद करवा दिया था और गुलाम वंश का इस तरीके से अंत हो गया। अब दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो पालीवाल की आर्थिक समृद्धि की बात जलालुद्दीन खिलजी को पता थी और इसलिए दिल्ली में अपनी सत्ता को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए और अपना सैन्य बल बढ़ाने के लिए इस राक्षस समान खिलजी को धन की आवश्यकता थी
और इसलिए उसने सत्ता में आते ही दूसरे ही साल 1349 में पाली पर ही आक्रमण कर दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने जीवन में पहली बार तलवार को हाथ में लिया और लड़ाई चली, दिनों तक चली। हजारों पालीवालों ने अपनी जान न्योछावर की और इसके बाद भी हुमलाखोरों के लिए जीतना मुश्किल बन गया, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। जब इन आक्रमणकारियों को लगा कि वो पाली में ही पालीवालियों से जीत नहीं पाएंगे, तब उन्होंने गायों को काटकर कुएं में फेंक दिया और कुएं के जल को अपवित्र बना दिया। उस समय सभी लोग कुएं के पानी पर ही निर्भर थे और जिस वजह से पालीवालियों को उनका स्थान यानी कि पाली छोड़ना पड़ा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने परिवार के साथ, ऊंट के साथ और कुछ सोना चांदी के साथ उत्तर पश्चिम की ओर प्रवास शुरू कर दिया और जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना बसेरा बसाया। थर के रेगिस्तान के बीच रेत में इतने अंदर, इतने दूर उस समय खिलजी की पहुंच नहीं थी, इसलिए ब्राह्मणों ने वहां पर अपना एक उत्कृष्ट नगर बसाया और इसी नगर का नाम उन्होंने कुलधरा रखा। पालीवालियों ने यहाँ नगर बसाया, इसका कारण ये था कि यहाँ की मिट्टी में जिप्सम था। जिप्सम यानी जो हम ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से लिखते हैं वही चौक, और जिप्सम में पानी को सोखने की बहुत प्रबल ताकत होती है। राजस्थान के पश्चिम छोर पर तो वैसे तो पानी के लारे होते हैं, लेकिन इस जगह पर जिप्सम होने की वजह से 12 महीनों तक पानी की सुव्यवस्था थी और कुलधरा से कुछ ही दूर एक मध्यम पानी के प्रवाह वाली नदी भी बहती थी। इस जगह पर पालीवालियों ने कुल 5 कुएं का निर्माण किया। कुलधरा से आने वाले इन ब्राह्मणों का समूह इतना ज्यादा था कि फिर भी ये 5 कुएं भी उनके जल की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए ये ब्राह्मण समाज आसपास और कुछ जगहों पर बट गया और कुलधरा के आसपास छोटे बड़े और 84 गांव और उन गांवों के कुएं भी बसे। अब दोस्तों, ये जो मैं आपको पालीवालियों के इतिहास की बातें बता रहा हूँ, ये बातें साल 1156 में यदुवंशी रावल जैसल ने स्थापित किए जैसलमेर के इतिहास में और पालीवाल समाज ने प्रकट किए उनके साहित्य में ये सारी बातें लिखी हुई मौजूद है। और इसीलिए इस विवरण को, इस इतिहास को आप वास्तविकता मान सकते हो। लेकिन इसके आगे की बात करें तो साल 1825 में सावन मास की उस पूर्णिमा की रात जो हुआ, उसका विवरण लिखित में कहीं पर भी नहीं है, वो बस लोक वायकाओं में मौजूद है। इसलिए मेरी आगे कहे जाने वाली बातों को आप दंत कथा का नाम दे सकते हो। अब ये दंत कथाएं इसलिए बनी क्योंकि कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उस एक कारण की वजह से पालीवालियों ने लगभग अपने सालों से बसाए हुए 85 गांवों को छोड़ दिया था। इन दंत कथाओं में एक तो ये है कि पालीवालियों ने बसाए उस कुएं का पानी सूखने लगा था, इसलिए धीरे धीरे वो लोग अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले गए। दूसरी मान्यता यह है कि वहां पर अकाल पड़ा था और उस अकाल ने उन्हें कुलधरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तीसरी मान्यता यह है कि पालीवालियों को लुटेरों का सतत त्रास था और इन लुटेरों से बचने के लिए उन्होंने अपने स्थान का त्याग किया। लेकिन इन तीनों दंत कथाओं में कुछ ना कुछ मिसिंग था। पहली दंत कथा की बात करें तो पालीवालियों के कुछ 85 गांव थे और वो बहुत ही बड़े विस्तार में फैले हुए थे और कुएं का पानी सभी जगह पे एक साथ सूखने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी दंत कथा यानी कि अकाल की बात करें तो अकाल सिर्फ कुलधरा या उसके आसपास के गांव में ही नहीं पड़ सकता है। अकाल पड़ा होता तो करीबन उस समय आधा राजस्थान उससे प्रभावित होता, और अगर अकाल पड़ा होता तो कुलधरा के ही पास में बसे गांव जैसलमेर के महाराजा यानी कि गज सिंह अपने इतिहास में इस अकाल का वर्णन जरूर करते, लेकिन अकाल के भी कोई दस्तावेज जैसलमेर के इतिहास में नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी दंत कथा यानी कि लुटेरे लोग एक ही साथ 85 विलेजेस को खाली करवा दे, ये भी संभव नहीं था। इसलिए इन तीनों दंत कथाओं में कोई भी सच होने का कोई भी पुरावा नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अब एक चौथी कथा आती है। ये कथा एक लोक मान्यता है और ये 200 सालों तक आज भी जिंदा है और आज भी पक्की है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रहस्य से और रोमांच से भरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दंत कथा में एक हीरोइन भी है और एक विलन भी। बस और क्या चाहिए। लेकिन इसमें कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वास्तविकता के सर्टिफिकेट की, क्योंकि ये चौथी दंत कथा भी सच होने के कहीं पर भी प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन ये अप्रमाणित दंत कथा कई लोगों के मुंह से आप सुन सकते हैं। अगर आप कुलधरा घूमने के लिए जा रहे हैं तब भी
वहां के गाइड के मुंह से आप यही दंत कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, इस दंत कथा की शुरुआत होती है साल 1820 से। जैसलमेर की सत्ता में आने वाले महारावल यानी कि महाराजा गज सिंह सत्ता को चलाने के लिए थोड़े कच्चे पड़ रहे थे और उस समय उस राज्य के दीवान स्वरूप सिंह थे और स्वरूप सिंह का एक बिगड़ेल लड़का भी था जिसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह अपनी मनमानियां करता था। यहाँ महारावल गज सिंह भी सत्ता में उतने कुशल नहीं थे, वो प्रमादी भी थे और न समझी में एक बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी कि सालिम सिंह को ही उन्होंने राज्य का दीवान बना दिया। महारावल ने बहुत बड़ी सत्ता सालिम सिंह को सौंप दी थी। अब यह सालिम सिंह राज्य की तिजोरी से भोग विलास करता था। बारिश हो या ना हो, लेकिन कर बहुत ही बड़ा वसूलता था। इतने सारे दुर्गुण थे उसमें कि उसे सालिम सिंह नहीं लेकिन जालिम सिंह कहना उचित होगा। अब इस काल्पनिक कथा में एक रोमांचक मोड़ ये आता है कि उस वक्त करीब 1500 से 1700 बस्ती वाले इस कुलधरा गांव का एक मुखिया भी था जिसकी 16 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी थी। और एक दिन ये लड़की सालिम सिंह की नजरों में आई। अब सालिम सिंह इस लड़की को किसी भी तरह पाना चाहता था और इसलिए कुलधरा के आसपास के कुछ और मुखियाओं को उसने अपनी इस बदमुराद इच्छा को बताया। और ये इच्छा नहीं लेकिन एक आदेश था। अब पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ये आदेश वज्रपात था। रूढ़िपरस्त पालीवाल ब्राह्मण आज के युग में भी अपनी ज्ञाति से बाहर हो सके तब तक शादियां नहीं करते हैं, जबकि 200 साल पहले तो ऐसा विचार ही घृणास्पद होता था। उस वक्त ना तो 2000 सालों से चली आई यदुवंशी परंपरा को पालीवाल तोड़ सकते थे और ना ही अपनी मासूम लड़की का हाथ एक बर्बर सालिम सिंह दीवान के हाथ में सौंप सकते थे। और सत्ताधीशों के साथ दुश्मनी पालना भी उनके लिए उस समय मुमकिन नहीं था। अब ये सब चल ही रहा था और कुछ समय बीता था कि एक घुड़सवार उनके सामने आया। ये एक सिपाही था जिसे दीवान ने भेजा था। सिपाही एक संदेशा लाया था। संदेश ये था कि दीवान सालिम सिंह मुखिया की लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं और अगर उनकी ये बात नहीं मानी गई तो उनके सारे पशु, सारी जमीन, सब कुछ ले लिया जाएगा और बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। अब आपके लिए सोचने के लिए बस एक ये रात है और कल सुबह दीवान सालिम सिंह विधिव्रत मुखिया की लड़की के साथ शादी करेंगे। इतना कहकर सिपाही चला गया। अब पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ऐसा संकट आन खड़ा हुआ था कि उनके लिए यहाँ बसना अब उचित नहीं था। अब कोई चर्चा या दलीलें करने का वक्त नहीं था। मुखिया ने 2 दिन पहले ही आसपास के गांवों के सारे मुखिया को बुला लिया था। उन्होंने सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया और अपनी संपत्ति, पशु, सोना, चांदी, जो कुछ भी हाथ में आ सकता था वो सबने सब कुछ ले लिया और सबने एक ही डिसीजन लिया कि जितना हो सके उतना जल्दी इसी रात जैसलमेर के विस्तार से दूर चले जाना चाहिए। अब रेगिस्तान की रन में कहां जाना था और किस ठिकाने पर स्थायी होना था, इस प्रश्न को साइड में रख दिया गया। कुल देवी माता रुक्मणी के आशीर्वाद लेकर सभी पालीवाल ब्राह्मण रातों रात रेगिस्तान की रन में दूर चले गए। अब कहा गए, इस पर लोक कथा ये कहती है कि सभी पालीवाल ब्राह्मण अलग अलग दिशा में चले गए और रेगिस्तान की रन में कहीं लुप्त हो गए। इसके बाद वो कहाँ स्थायी हुए या उन्होंने आगे जीवन निर्वाह के लिए क्या किया या अपना शिकार हाथों से छूट जाने के बाद दीवान सालिम सिंह ने क्या किया, इन सभी बातों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये सारी कड़ियां अधूरी रह गई हो ऐसा प्रतीत होता है। रहस्य और दंत कथाएं सिर्फ यहीं तक नहीं ठहरती। इस जगह के रहस्य की और दंत कथाओं की तो भरमार है और कुलधरा आज भी लोगों की जुबान पर ट्रेंडिंग कर रहा है। सालों बाद आज 21वीं सदी में कुलधरा के पूरे प्रकरण को एक अलग ही मोड़ मिला है। ये प्रकरण टेलीविजन, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स और यूट्यूब के चैनलों पर बहुत बढ़ चढ़ के बाहर आया है और कुलधरा की पब्लिसिटी को देखते हुए राजकारणियों ने इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी कुलधरा का नाम शामिल है और इसको हेरिटेज साइट घोषित करते ही इसका पूरा कारोबार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ चला गया। पुरातत्व सर्वेक्षणों में इसे स्थान मिला और बस यही से कुलधरा में विज्ञान का प्रवेश होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो मूल काम यह है कि वो पुरानी साइट्स को जैसी है वैसी संभाल कर रखे, लेकिन स्थानिकों ने इसे घोस्ट सिटी बना दिया था। बहुत सारी दंत कथाएं थी और पालीवाल ब्राह्मणों की जो कड़ियां मिल नहीं रही थी उसकी पड़ताल करना भी एक चैलेंज था और इसे खोजने के लिए
एक वैज्ञानिक रिसर्च शुरू हुआ और ये वैज्ञानिक अभिगम वैज्ञानिक ही था। इस वैज्ञानिक रिसर्च एजेंडा में प्राचीन भूत प्रेतों की बातों को और स्थानिक दंत कथाओं को स्थान नहीं दिया गया था। वैज्ञानिकों ने अपना रिसर्च शुरू किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ मकान थे जो बने हुए थे और कुछ मकान थे जो जमींदोस्त हो चुके थे। वहां के सभी गांवों का सर्वेक्षण किया तो उन्हें लगभग सभी घरों के ढांचे और उन्हें बनाने की तकनीक एक जैसी ही लगी, जबकि इन पाली वालों के 85 गांवों को छोड़कर उनसे महज 18 किलोमीटर दूर जो जैसलमेर था, वहां के घरों की बनावट अलग ही तरीके की थी। साल 2018 में एबी रॉय, पंकज शर्मा और किशन वैष्णव, ये 3 भूस्तर शास्त्री कुलधरा की साइट्स पर पहुंचे। इन्होंने सबसे पहले तो उस दंत कथा की पड़ताल करना शुरू कर दिया और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने खुद से पूछे, जो थे कि करीब 534 सालों से इस धरती पर बसे और विकसित गांव बसाने वाले पालीवाल ब्राह्मण इस एक घटना के साथ क्या एक ही रात में अपना वतन छोड़ के चले जाते? और अगर मान लो कि सरपंच या उसके करीबी लोग चले भी जाते, फिर भी 85 गांव में कुछ ना कुछ लोग तो शायद ऐसे होते जो रातों रात गांव खाली करने की बात पर सहमत ना होते। सभी पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में एक ही साथ निकल गए। इस बात ने भूस्तर शास्त्रियों को चौंकाया। उन्होंने साइट का सर्वेक्षण करते हुए ये भी पाया कि वहां पर सदियों से बसने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की कोई भी निशानी नहीं थी। इवन कोई मेटल की चीज, बर्तन, चूल्हा कुछ भी नहीं था। एक साथ गांव छोड़ने वाले लोग कुछ ना कुछ निशानियां तो अपने पीछे छोड़ ही देते थे, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी निशानी हाथ नहीं लगी। और इस हाथ न लगने का कारण ये था कि यहाँ से चले जाने वाले लोगों को अपनी सारी घरेलू चीजें ले जाने का पर्याप्त समय उन्हें मिला था। यानी कि वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग एक साथ एक ही रात में न गए हो, लेकिन क्रमिक ग्रेजुअली धीरे धीरे इन गांवों को छोड़ा हो। कुलधरा की बस्ती उस समय थोड़ी कम बहुत मान ले तो 1588 लोगों की थी और उसके आसपास के पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती अलग, और इतने सारे लोगों का बहुत सारा सामान भी होगा। अब इन वैज्ञानिकों ने जब यहाँ की तस्वीरें ली, उन साइट्स का परीक्षण किया, वहां के कुछ निशानियां प्राप्त की, तो ये सभी वैज्ञानिक एक मत पर आए और ये मत ये था कि पालीवाल के ये गांव और ये मकान भूकंप के कारण धराशायी हुए थे और धरतीकंप होने का ये पुरावा आंख के सामने था। कुछ घर थे जिसमें कम क्षति हुई थी और कई सारे घर धराशायी हो चुके थे। सभी घरों की छतें नीचे आन पड़ी थी और रेत के ये पत्थर बहुत सारे टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। आपको बता दें कि सीमेंट का जमाना आने से पहले ऐसे बहुत सारे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते थे। ऐसे पत्थरों को एक दूसरे में ठूसकर कंस्ट्रक्शन को आकार दिया जाता है। पदार्थ विज्ञान के अनुसार ऐसे पत्थरों से किया जाने वाला निर्माण अगर एक बॉक्स के समान स्क्वायर में हो तो उसकी मजबूती बहुत ही कम होगी। इसलिए ऐसे निर्माण के लिए गोलाकार आकार सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है और इसलिए एलपीजी गैस का सिलेंडर, पेट्रोलियम का बैरल, ऑक्सीजन के सिलेंडर और पानी की पीवीसी की टंकी, ये सब आमतौर पर गोल होते हैं क्योंकि ये आकार स्क्वायर से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों के जो मकान थे वो स्क्वायर आकार के थे, मतलब इन पत्थरों को स्क्वायर आकार में ढांचा दिया गया था और मकान बनाए गए थे, जिस वजह से ये भूकंप से धराशायी हुए हो ऐसा वैज्ञानिकों को प्रतीत हुआ। इतना ही नहीं, इन भूस्तर शास्त्रियों को जो धराशायी हुए मकानों का काटमाल मिला वो गुजरात के भुज के 2001 में आए भूकंप के बाद के घरों के काटमाल और महाराष्ट्र के लातूर में सन 1993 में आए भूकंप के काटमाल से मिलता जुलता था। ये भूस्तर शास्त्री जब पालीवालियों के 85 गांव के आसपास के विस्तार को छोड़कर उनके पास वाले कई सारे और गांवों में घूमे, तब उन्होंने देखा कि वहां के घर धराशायी नहीं हुए थे, वहां के ज्यादातर घर सलामत थे। तो फिर अब ये विरोधाभास कैसे? अगर भूकंप आया होता तो पालीवाल ब्राह्मणों के इन गांवों के साथ आसपास का सभी विस्तार प्रभावित होता, इवन 18 किलोमीटर दूर का जैसलमेर भी। लेकिन दोस्तों ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि करीब 550 साल पहले जब पालीवाल ब्राह्मणों ने पाली से आकर उनके ये गांव बसाए, तब वो जहां से आए थे वहां पर 2 पत्थरों को जोड़कर रेत चूने को बीच में भरने का चलन था और उनके ढांचे भी स्क्वायर थे। और जो पालीवाल ब्राह्मणों के नहीं थे उन सभी गांवों की बनावट अलग थी, उन्हें बनाने की रीत भी अलग थी और आसपास के कई सारे गांव तो पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाए गांव के बहुत समय बाद बसे थे। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये पाया
कि ये पूर्ण संभावना हो सकती है कि पालीवाल ब्राह्मणों के ये गांव भूकंप के कारण धराशायी हुए थे। हो सकता है कि वो भूकंप इतना ज्यादा शक्तिशाली ना हो, लेकिन ये कच्चे घर उसके सामने नहीं टिक पाए, जिसके चलते ग्रेजुअली ये पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से स्थलांतरित हुए होंगे। ये पूरा सर्वेक्षण साल 2018 में किया गया और ये रिसर्च होने के बाद भी लोगों के मन में कुलधरा के लिए क्या इंप्रेशन है, तो वही जो पहले थी, भूत प्रेतों वाली। और दंत कथाओं में हाल भी सालिम सिंह यानी कि जालिम सिंह जिंदा है। भूत प्रेत की कहानियां आज भी कही जाती है और दास्तानें आज भी लोक जुबान पर है। और अब दोस्तों, इन सब के बीच विज्ञान किस खेत की मूली है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारे ये डिटेल में नॉलेज देने के प्रयास आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो साइंटिफिक और हेल्थी ज्ञान के लिए द नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल है, आपके पास भी कोई बेहतरीन मटेरियल है, या आपके पास कोई अच्छे टॉपिक्स है, या आप कोई भी बात मुझसे करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके द नॉलेज ऐप को अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें, जिस ऐप में आपको बहुत सारा नॉलेज रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। सो आगे मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद द नॉलेज।